हाँ जी, कल हमने क्या स्टार्ट किया था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का फर्स्ट चैप्टर जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यही स्टार्ट किया था। हाँ जी, इसमें सबसे पहले हमने क्या की थी? डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन की थी? पार्टनरशिप की। याद है किसी को पार्टनरशिप की डेफिनेशन? यस मैम। हाँ बताओ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons who have agreed to share profits of the business carried on by or any of them acting for all। यहाँ से हमने इस डेफिनेशन में से हमने 5 एलिमेंट्स निकाले थे, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। कौन कौन से थे वो? सबसे पहले तो था हमारा टू और मोर पर्सन्स, क्योंकि था पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। और उसके बाद हमारा फिफ्थ एलिमेंट था कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक एक्ट कर रहा हो सबके लिए। यही था, ये 5 एलिमेंट्स थे। इन 5 एलिमेंट्स को हमने डीपली डिस्कस किया था। टू और मोर पर्सन पे मैंने बताया था जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ होते हैं वही पर्सन कैपेबल होते हैं पार्टनर बनने के लिए। उसके अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ नहीं है उनको हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं। माइनर को हम पार्टनर नहीं बना सकते हैं, बट हाँ माइनर को हम बेनिफिट्स के लिए एंटर कर सकते हैं। एक मैंने बताया था फर्म, एक फर्म पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती है, ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। अच्छा, मिनिमम 2 थे, मैक्सिमम कितने थे? 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने हमारी मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी है, तो हमने कंपनीज एक्ट 2013 से मैक्सिमम लिमिट को टेक ओवर कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड एलिमेंट था एग्रीड। एग्रीड का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म के बीच में। जो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और वो एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? रिटन भी हो सकता है और साथ में ओरल भी हो सकता है। मैंने 2 वर्ड्स और भी यूज किए थे, वो कौन कौन से थे? एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। आई थिंक इन दोनों के मीनिंग आपको क्लियर है। एक्सप्रेस्ड का मतलब हमने अपनी जो भी बातें पार्टनर्स के बीच में रखनी है वो हमने एक्सप्रेस कर दी एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, या फिर ओरली हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन इम्प्लाइड का मतलब क्या था? कुछ बिना कहे ही वो एक्टिविटी हो जाना, जिससे ये शो हो जाए कि एक पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है। तीसरा पॉइंट था टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स को शेयर करना, ठीक है। लेकिन अभी इस पॉइंट को हम आज भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। वहां ट्रू टेस्ट में हम इस पॉइंट को और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे कि ओनली शेयरिंग ही पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। समझ रहे हो? इसके लिए मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था कि 2 लोगों ने एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वहां से जो अर्निंग हो रही है उनको, अगर वो उसको शेयर कर रहे हैं तो क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ जस्ट एक शेयरिंग है इनकम की, वो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट एलिमेंट इज बिजनेस, और बिजनेस ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहती है? जिसका सोल पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिटेबल एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलते हो तो आप उसको पार्टनरशिप फर्म में नहीं खोल सकते। नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट जो है आपका कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें हमने किसका रिलेशन डिस्कस किया था? याद है किसी को? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन डिस्कस किया था।
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है और उसका एजेंट भी होता है। जैसे हमने ABC 3 का एग्जांपल लिया था। अगर ए बैंक में लोन अप्लाई करने गया पूरी फर्म के बिहाफ पर, ठीक है, तो ए काम कर रहा है एजेंट की तरह, ठीक है, तो बी और सी क्या बन गए, प्रिंसिपल, वो उसके काम से बाउंड होंगे। वहीं जरूरी नहीं है कि यही एक एजेंट का काम करे। मान लो बी जब एजेंट का काम कोई करता है, मान लो लोन के लिए बी गया, उस टाइम ए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी है, यानी कि दूसरे के काम से ये बाउंड भी होते हैं और अपने काम से ये दूसरे को बाउंड भी करते हैं। बात समझ में आई थी? ये था हमारा कल की क्लास का रिवीजन, ठीक है। एक तरीके से ये बैकअप हो जाता है जो हमें गो थ्रू करा देता है पुरानी क्लास से, ताकि हम नए के लिए प्रिपेयर हो सके, ठीक है। ऐसी रिवीजन हम डेली करके चलेंगे। चलो, आज जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है। कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि मैं पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा हूँ, मैं एक पार्टनर हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रही है। जैसे मैंने तुम्हें कल भी एक एग्जांपल दिया था, वो केडी कामत एंड कंपनी वाला, है ना। उसमें उसने क्या कहा था कि मुझे एक आरसी चाहिए पार्टनरशिप फर्म के नाम की, तो उसने मना कर दिया था कि नहीं, आपकी फर्म जो है वो पार्टनरशिप फर्म जैसा कोई काम नहीं कर रही है, तो हम आपको आरसी इशू क्यों करें, ठीक है। वो केस गया था सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि दो एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। पहला एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा आपका प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। अगर ये दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो यस, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके बिहाफ पर हम आपको इशू कर देंगे आरसी, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस करना है ट्रू टेस्ट, इसका मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है कि सच में पार्टनरशिप फर्म काम कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए 3 एलिमेंट है हमारे पास। कौन से 3 एलिमेंट आप चेक करोगे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में? सबसे पहला आपको देखना है उनके बीच में एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एक बात आपने कभी सुनी होगी कि पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट को या पार्टनरशिप फर्म को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है या नहीं होता है? कंपलसरी होता है या नहीं होता है? नहीं होता। कितने लोग हैं जो नहीं होता पे है? 4 लोग ने कर लिया, तो मैं भी कर ही लेता हूँ, क्या पता मैं फेल हो जाऊं उसमें। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पॉइंट था कि कंपलसरी होता तो मैं इसको ठीक कर दूंगी। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो करवा सकते हो और नहीं करवाना चाहो तो नहीं करवा सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम जब कंपलसरी है ही नहीं तो लोगों को कौन सी ऐसी मिर्ची है जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? होता है ना ऐसा भाई, क्या लोगों को पड़ी है कि फालतू में अपने पैसे भी लगाएंगे, इतनी सिरदर्दी भी करेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने की? कुछ तो फायदा होता होगा ना रजिस्ट्रेशन का, कुछ गेस कर सकते हो? केस वगैरह होता है। वेरी गुड। कल को किसी थर्ड पार्टी से कोई झगड़ा हो गया तो उसके ऊपर अगर आपको केस डालना है ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। भाई आपकी फर्म का कहीं तो नाम लिखा हुआ होना चाहिए। एक बात बताओ, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, हम उसका कमेटी में नाम लिखवा के आते हैं। अगर उसका नाम हम वहां पे ना लिखवाएं तो एक तरीके से वो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है। क्या उसका खुद का कोई क्या बोलते हैं, सेल्फ, उसकी कोई आइडेंटिटी है? नहीं है। हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं, वो क्या शो करता है कि हम एक क्या है, नागरिक हैं, है ना। तो एक आईडी होना एक तरीके से वो बहुत जरूरी है, जिससे आपकी एग्जिस्टेंस का पता लग सके, ठीक है। तो ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन है कि जब तक आप उसका नाम नहीं लिखवाओगे कहीं पे, तब तक पता नहीं लग पाएगा कि ये फर्म रजिस्टर्ड, ये फर्म एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है।
तो अगर आपने कोई कंफ्लिक्ट में थर्ड पार्टी के ऊपर केस डालना है तो उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो सिर्फ एक रजिस्टर्ड फर्म को मिलते हैं, अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलते। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ पर बात आई एग्रीमेंट की। अब नाम रजिस्ट्रेशन करवाना अलग बात है और एग्रीमेंट होना अलग बात है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है? कल को कोई कंफ्लिक्ट ना हो उसके लिए हम पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन अपनी लिख लेते हैं या ऑरली उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने नहीं कहा कि एग्रीमेंट आपका पेपर पर होना चाहिए, एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, ठीक है। बस कंडीशन क्या है कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है, अब चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, ठीक है। हाँ जी, पहला पॉइंट हुआ आपका एग्रीमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट का होना जरूरी है। अब एक बात सुनना, एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया कि एग्रीमेंट है चेक करने के लिए। कल को क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो आप सबसे पहला पॉइंट चेक करोगे कि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट बना है तो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आपने HUF के बारे में सुना है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई नया मेंबर मतलब जन्म लेता है, किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, क्या आप उसके लिए कोई एग्रीमेंट तैयार करते हो कि हाँ ये बच्चा हमारे बिजनेस का एक वो बनेगा मेंबर? नहीं ना। जैसे ही वो जन्म लेता है उसको स्टेटस मिल जाता है किस चीज का, कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप भी हमारे बिजनेस में क्या बनेंगे? मेंबर बनेंगे। समझ रहे हो? यानी कि स्टेटस से ही उसको अधिकार मिल जाता है। जैसे ही उसने जन्म लिया तो उसको स्टेटस मिल गया, बड़े होने पर हम आपको अपना मेंबर बना लेंगे। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी भी न्यू पर्सन को अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर लाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? एग्रीमेंट में उसका नाम लिखवाना पड़ता है। आ रही बात समझ? एग्रीमेंट जो आपका पुराना बना हुआ है जिसमें ABC 3 पार्टनर थे, अगर वहां पर एक न्यू पर्सन यानी कि D यहाँ पर आना चाहता है तो आपको एग्रीमेंट को चेंज करना पड़ेगा। वहां पर ABC के साथ में आपको D को भी ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप आपका एग्रीमेंट से चलता है, ना कि स्टेटस से चलता है। स्टेटस से चलता है हमारा HUF बिजनेस, ठीक है। पैदा हुआ तो ऑटोमेटिकली उसको अधिकार मिल गया कि वो मेंबर बनेगा, और जब कोई पर्सन की वहां पे डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहां से एग्रीमेंट से नाम नहीं कटवाना, ऑटोमेटिकली हमारी HUF फॉर्म से बाहर होगी। आ रही बात समझ? चलो हाँ जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने अभी आपको बताया था, ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। यहां पर भी हम चेक करेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म है या नहीं है। अब इस पॉइंट को थोड़ा आराम से देखना, ठीक है। अच्छा, आप ट्रेडिंग P&L बनाते आ रहे होगे बचपन से। बचपन का मतलब आपकी 11th से, है ना। बचपन वही था ना कॉमर्स का। तो ट्रेडिंग अभी शायद बना भी हुआ था, सर ने बनाया था ना P&L अकाउंट, ठीक है। मुझे बताओ कि जरा, जितना मैं पढ़ के आई हुई हूँ, यहाँ पर सेल्स होती थी, फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होता था। यहाँ सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, फिर क्या लिखते थे? परचेजेस लिखते थे, देन वो अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, एंड देन उसके बाद क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ऐसा ही होता था, कैरिड डाउन, ब्रोट डाउन यहाँ पे आएगा। एम आई राइट ना? प्रवेशिका क्या बोल रहे हैं? 11th क्लास मैंने की थी 2009 मैं तो देख रही थी, आपको आता है। अच्छा, मुझे चेक कर रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, पास हो गए, पास हो गई। ऐसे हम टोटल कर देते थे, फिर हम वो बचपन में वो कहानी करते थे, यहाँ पर मैम CD उधर है तो BD यहाँ आएगा, है ना, ऑटोमेटिकली। फिर हम अपने यहाँ पर खर्चे डालते थे बेकार के, क्या? सैलरी, कमीशन, चाय वाले के खर्चे,
पानी वाले के खर्चे सब डालते थे ना, इलेक्ट्रिसिटी वाटर पता नहीं कितने तरीके के खर्चे हुआ करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कोई रेम्यूनरेशन किसी को पेड की, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या बचता था यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, यही बचता था, और फिर हम उसको यहाँ पर कर देते थे टोटल। कुछ ऐसी कहानी हुआ करती थी। अब मेरी बात सुनना, हमने जो सेल की वहां से हमारे पास पैसा आया है ना, फिर हमने कुछ खर्च भी किया परचेजेस पे, है ना, स्टॉक की एडजस्टमेंट की, तो ये जो जीपी आया है ये हमारी क्या है, कमाई है। क्या है ये हमारी कमाई, प्रॉफिट है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। मान लो ये पार्टनरशिप बिजनेस ए बी सी एंड कंपनी का ही ट्रेडिंग P&L है, क्लियर है, ये हो गई हमें कमाई यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमारे ऑफिस के कुछ खर्चे थे, जैसे ये सैलरी किसको देते थे हम, मान लो हमारा कुछ वहां पर मैनेजर हमने रख रखा था, भाई तू ये मैनेज कर, हमारा ये डिपार्टमेंट संभाल ले, इस तरीके से एक मैनेजर रखा हुआ था हमने, एक एजेंट रखा हुआ था हमने जिसको हम कमीशन देते थे। एजेंट मतलब किसी और काम के लिए, ये पार्टनर वाला एजेंट नहीं है, ठीक है। रेम्यूनरेशन भी थी किसी की, किसी को सैलरी प्रोवाइड करना, किसी को रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना, तो ये सब इनके खर्चे थे। अब एक बात सुनो, ये खर्चे कहाँ से निकल रहे हैं, कमाई में से, प्रॉफिट में से। कहाँ से निकल रहे हैं, प्रॉफिट में से, यानी कि हम इस प्रॉफिट को इन लोगों को दे रहे हैं। यही प्रॉफिट हम किन लोगों को दे रहे हैं, मैनेजर को दे रहे हैं, एजेंट को दे रहे हैं, और जो भी हमारे पर्सन से अपॉइंट कर रखे हैं उनको दे रहे हैं। तो ये भी तो एक तरीके से शेयरिंग ही हो गई ना, भाई मैंने जो कमाया वो मैं लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैंने जो कमाया वो मैं शेयर कर रही हूँ, किससे, मैनेजर के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, और एजेंट के साथ शेयर कर रही हूँ, और फिर जो बच रहा है वो मैं ले रही हूँ। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर भी तो शेयरिंग है। तो क्या ये मैनेजर हमारी फर्म का पार्टनर है? तो आप लोगों ने तो कहा कि शेयरिंग जहां पर होती है प्रॉफिट्स की वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है, और वो आपस में पार्टनर होते हैं। पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग लॉस, चलो लॉस शेयर नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग तो है, प्रॉफिट शेयरिंग तो है। वेरी गुड, इनके बीच में एक एग्रीमेंट नहीं है कि हमारे फर्म के पार्टनर है, ठीक है। तो मेयर सिर्फ खाली ये कहना कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज इक्वल टू पार्टनरशिप गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी शेयरिंग हो रही है, लेकिन मैनेजर हमारा पार्टनर नहीं है, एजेंट हमारा पार्टनर नहीं है। पार्टनर वो है जिनका नाम एक तो हमने एग्रीमेंट में लिखा है, और जो हमारे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी भी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लॉस में भी जो हिस्सेदारी रख रहे हैं वो हमारे पार्टनर कहलाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ शेयरिंग को देखकर आप ये जज नहीं कर सकते कि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है, यानी कि चेक करने के लिए कि पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी ना, सर्कमस्टांसेस देखने पड़ेंगे ना, कि हाँ आप यही तो देखोगे ना कि ये मैनेजर है, इसको हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये शेयर कर रहा है, बट यहाँ इन दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप को चेक करने के लिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक एलिमेंट है, लेकिन आप सिचुएशन भी देखोगे कि वो शेयरिंग किस हिसाब से हो रही है। अगर वो इन लोगों के साथ शेयरिंग है तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और भी आ जाती है। अच्छा एक बात सुनो, हमारे क्रेडिटर्स जो हमें लोन देते हैं, मान लो बैंक ने हमको लोन दिया, तो हम उसके ऊपर ब्याज देते हैं, यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिखाते हैं, तो ये भी तो बैंक से शेयरिंग हो गई मेरे प्रॉफिट की, तो बैंक क्या मेरा पार्टनर बन जाएगा? नहीं, ठीक है। तो आपको सिचुएशन देखनी है कि किस चीज का खर्चा है, उसने मुझे पैसा दिया, मैं उसको ब्याज दे रहा हूँ, भले ही मैं अपने प्रॉफिट में से शेयर कर रहा हूँ कुछ हिस्सा, लेकिन वो मेरा पार्टनर नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि सबसे पहली बात, अगर आप कोई खर्चे पे करते हो तो वहां पर पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट, मतलब पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप दोनों अलग चीजें हैं। पार्टनरशिप है एक रिलेशन, और पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंडर वो काम कर रही है। समझ रहे हो? फर्म मतलब जहां पर वो तीनों इकट्ठे, जब हम बुलाते हैं, कल मैंने आपको बताया था
कि 3 पार्टनर हैं ABC, जिनको हम अलग अलग तो क्या बुलाते हैं, पार्टनर्स। इंडिविजुअली हम उनको क्या बुलाते हैं, पार्टनर्स। लेकिन अगर हम उनको जोड़ दें तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, फर्म। ठीक है, तो फर्म, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप दोनों अलग अलग चीजें हैं। पार्टनरशिप होना मतलब एक रिश्ता होना, और पार्टनरशिप फर्म होना मतलब कलेक्टिवली वो एक जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैनेजर और फर्म के बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो पार्टनरशिप को शो करता हो। दूसरा जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लॉ है, यानी कि बैंक, हमारे बैंक और मेरी फर्म के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है। तीसरा मैं एक और लूंगी। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक्सपायर हो जाता है, तो हम पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा किसको देते हैं, उसकी वाइफ को देते हैं, उसके बच्चों के खर्चों के लिए देते हैं, वो भी तो शेयरिंग है। तो क्या उसकी वाइफ हमारी पार्टनर बन जाएगी अपने हस्बैंड की जगह पर? नहीं, हम सिर्फ उसको हेल्प कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं उसके साथ में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वाइफ हमारी पार्टनर बन जाएगी। अगर आपने उसकी वाइफ को पार्टनर बनाना है तो आपको अपने एग्रीमेंट को ऑल्टर करना पड़ेगा। अरे बात समझ। एंड फोर्थ आपका जो यहाँ पर पॉइंट है वो ये है, जैसे हम अपना फर्म को बेचते हैं, ठीक है, गुडविल समझते हो क्या होती है? रेपुटेशन, बिजनेस की रेपुटेशन, और वो मनी टर्म्स में होती है ना। रेपुटेशन मतलब इज्जत। इज्जत, कभी इज्जत पैसों में तोली जाती है, बिजनेस टर्म्स में इज्जत को भी पैसों में तोला जाता है। भाई किस फर्म की कितनी रेपुटेशन है उसी को ही हम बोलते हैं गुडविल। उसकी कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपने 12th क्लास में किए थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कितने अमाउंट ऑफ गुडविल आपके बिजनेस का है, मान लो आपने अपनी फर्म को बेचा, ठीक है, तो उसके प्रीवियस ओनर को जो आपने गुडविल का पैसा दिया है वो भी एक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ही कहलाता है। बट क्या वो ओनर जिसको आपने दिया है वो आपका पार्टनर बन जाएगा? नहीं। जैसे मान लो किसी की चलती हुई फर्म को, चलते हुए बिजनेस को मैंने ले लिया, ठीक है, उसके चलते हुए बिजनेस को मैंने खरीद लिया। अब मैंने खरीदा है तो मुझे उसकी रेपुटेशन का पैसा उसको देना होगा, है ना। तो मैंने जो उसको पैसा दिया है वो अपनी कमाई में से दिया है, तो वो भी एक शेयरिंग है। बट वो जिसको मैंने पैसा दिया है गुडविल का, वो हमारा पार्टनर नहीं कहलाएगा। तो समझ में आ रहा है पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस कैसे चेक करोगे? सिर्फ शेयरिंग होने से ही काम नहीं चलता। शेयरिंग चेक करने के बाद आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, खर्चे देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के हैं वो। भाई अगर आपके नॉर्मल खर्चे हैं तो यहाँ लोगों के बीच में पार्टनरशिप थोड़ी कहलाएगी। पार्टनरशिप तो उनके बीच में है, A, B और C के बीच में। मैनेजर के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, बैंक के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, डिसीज्ड पार्टनर की वाइफ के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं है, और जिसको हमने गुडविल का पैसा दिया उसके साथ हमारी कोई पार्टनरशिप नहीं है। बताओ ये बात समझ आती है या कंफ्यूजन है? समझ में आती है? आगे बढ़ सकती हूँ मैं? अभी आप इसको पढ़ोगे जब घर पे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और मेरी पर्सनल प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार रीड जरूर करना। अच्छा, जिन लोगों ने रीड किया उनको थोड़ा फर्क दिखाई दिया अपने में? भाई यहाँ से समझ के जाते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि हाँ हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन जब हम घर पे रीड करते हैं तो हमारा दिमाग और खुलता है कि वही चीजें हमको पढ़ने को भी मिल रही है जो हमें समझ में आई थी, है ना। तो आज भी जाके इसको प्लीज रीड करना, तभी आपको देखो 100% क्लियर घर जाकर ही होता है। यहाँ पे समझ में आ जाता है, मैं फिर भी कहती हूँ बच्चा 80% ही क्लियर होता है, ठीक है। 20% अपना तैयारी जो होती है वो उसको बुक से करनी पड़ती है, जिसको पढ़ के ही वो अपने आप को 100% तैयार करता है, ठीक है। चलो अब आता है आपका एजेंसी का रिलेशनशिप, जिसको मैं दोबारा नहीं घुमाना चाहूंगी। एजेंसी का रिलेशनशिप समझ रहे हो? ये वाला कि अगर उन दोनों के, तीनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है तब उनके बीच में पार्टनरशिप है। यानी कि एक के काम करने से दूसरे दो लोग या एक लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, तब उनके बीच में पार्टनरशिप कहलाती है। अदरवाइज उनके बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। समझ में आती है? इसको रिपीट करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इसको यहाँ पर ही बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुकी थी कल की क्लास में, ठीक है। अच्छा, एक केस था ये संधि रंजन दास गुप्ता
वर्सेस दस्यरन मुर्जामुल, ठीक है। ये केस था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था। आपको केस के फैक्ट्स समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केस के फैक्ट आपको लिखने ही नहीं है पेपर में। आपके फाउंडेशन में सिर्फ इस केस का डिसीजन दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तो आपको वो डिसीजन समझना है और वहां से देखना है कि पार्टनरशिप कैसे चेक की थी सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टीज। Supreme Court to reach the conclusion that there is no partnership between the parties. सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि मैंने जितने भी ये फैक्ट्स को एनालाइज किया है, इस केस को मैंने जितना भी डीपली देखा है, उससे मुझे यही समझ में आया है कि यहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से पॉइंट देखे थे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को लगा कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है? वो 4 पॉइंट है ये कि पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ पे लिखी जाती थी? वेरी गुड, कि पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं था। खत्म हो गई ना कहानी। अगर आपकी पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला पॉइंट तो ये उठाया। दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स ऑफ इट्स ओन व्हिच वुड बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय बोथ पार्टीज। यानी कि कोई अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए थे। भाई अगर हम कल को चेक करना चाहें तो उनके पास कोई अकाउंट्स की मेंटेनेंस ही नहीं थी जिसको वो शो कर सके पार्टीज को। आ रही है बात समझ? दोनों पार्टीज को एक दूसरे को अकाउंट शो कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उन्होंने मेंटेन ही नहीं किए थे। तो वहां भी एक पॉइंट है कि वहां पर पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तीसरा था, नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन विद एनी बैंक। ये आपको थ्योरेटिकली कहीं नहीं मिलेगा कि आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हो तो सबसे पहले फर्म के नाम का आपको बैंक अकाउंट ओपन करना जरूरी है, ठीक है। नो रिटन इंटीमेशन वाज कन्वेड टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। आप जब भी कोई पार्टनरशिप क्रिएट करते हो या कोई नया मेंबर उसमें ऐड करते हो तो उसकी एक इंटीमेशन आपके एरिया के डायरेक्टर के पास में जाती है, आपके एरिया के कमिश्नर के पास जाती है। तो वो इंटीमेशन भी इन्होंने नहीं दी थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची थी कि ये चारों ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर कोई पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? बताओ समझ में आया? आगे बढ़ूं? अब ये मैंने आपको समझाया है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। घर से रीड करोगे, आराम से समझ में आएगा ट्रू टेस्ट। फिर भी कोई डाउट निकल के आता है, कोई लाइन ऐसी समझ में नहीं आती तो आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। अब हम इसके बाद जो पढ़ने जा रहे हैं वो सुनो। हाँ जी, यहां पर अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, डिफरेंस कराऊंगी अभी। डिफरेंसेस कराने से पहले मुझे एक पार्ट जो कराना है वो है काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स का मतलब कितने टाइप्स की होती है पार्टनरशिप। बताओगे जरा कितने टाइप्स की होती है? मतलब सबसे पहले 2 बेसिस बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी डिफरेंसेस लिखे हो तो डिफरेंस जब हम बचपन में लिखा करते थे ना तो सीधा लिखते थे कि पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है, एक पॉइंट इसका लिखा, एक पॉइंट इसका लिखा। लेकिन जो अच्छा डिफरेंस माना जाता है वो ये माना जाता है कि उनका दोनों का एक मेन जो कॉमन बेसिस होना चाहिए। समझ रहे हो? अब हम डिफरेंस जो बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में मान लो डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो ये 2 कॉलम के साथ हम तीसरा कॉलम कौन सा बनाएंगे? बेसिस का, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बेसिस बनाया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है या नहीं है?
तो आप क्या लिखोगे, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो ये एक अच्छा डिफरेंस माना जाता है। जैसे हम डिफरेंस में यहाँ पर एक बेसिस तैयार करते हैं, वैसे ही हमारा टाइप्स में भी एक बेसिस तैयार होते हैं। जैसे यहाँ पर एक बेस है ड्यूरेशन का और एक बेस है हमारा पर्पस का, ठीक है। तो इसके भी 2 पार्ट और इसके भी 2 पार्ट, यानी कि टोटल में कितने टाइप्स की पार्टनरशिप हो जाएगी, 4, 2 ये और 2 ये। तो ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, कि पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम के लिए बनाई जा रही है, उसके बेसिस पर 2 तरीके की पार्टनरशिप। देखो टाइम के बेसिस पर अगर 2 टाइप्स बनाए तो क्या बननी चाहिए, एक लिमिटेड पीरियड के लिए और एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर यानी कि लिमिटेड पीरियड मतलब एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए, या फिर तो 2 वर्ड मैंने आपको बोले थे, एक लिमिटेड और अनलिमिटेड, यही बोला है मैंने आपको। लेकिन लो जो है वो ये लिमिटेड और अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं करता। लिमिटेड के लिए वो वर्ड यूज कर रहा है फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप बनाना। जैसे मैंने एग्रीमेंट में लिख दिया, आज क्या तारीख है, 29 दिसंबर 2021। आज हमने एक एग्रीमेंट बनाया कि हमारी 5 साल के लिए पार्टनरशिप रहेगी। तो 29 दिसंबर 2021 से 5 साल करना चला काउंट, 2026। तो 28 दिसंबर 2026 तक की हमारी पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी। ऑटोमेटिकली इस दिन हमारी फर्म क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है, बंद हो जाएगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम 28 दिसंबर को फर्म को बंद करें? भाई हमारे को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, कमा रही है हमारी फर्म अच्छे से, पार्टनर भी खुश है, तो आप अपनी फर्म को आगे भी बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया था कितने टाइम के लिए, फिक्स्ड पीरियड के लिए, 5 सालों के लिए, अब उसको आप चेंज करके क्या कर दो, अनलिमिटेड पीरियड के लिए। और इस अनलिमिटेड पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब इच्छा तक। वो मैं एग्जांपल लेती थी पहले कि जागरण में लिखा होता है ना, जैसे आपके पास कार्ड आता हो कभी, तो जागरण का टाइम ना स्टार्टिंग का लिखा हुआ होता है, लाइक मतलब 9 बजे से स्टार्ट है, और खत्म कब होता है, क्या लिखा होता है, इच्छा अनुसार, प्रभु इच्छा तक। 9 बजे से प्रभु इच्छा तक, मतलब जब तक उनकी इच्छा होगी, है ना। तो ऐसे ही हमारे पार्टनरशिप एट विल क्या है, स्टार्ट होने का हम टाइम लिख रहे हैं 29 दिसंबर, लेकिन ये पार्टनर इच्छा तक, प्रभु इच्छा नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो पार्टनर इच्छा तक हमारी ये पार्टनरशिप चलेगी, ठीक है। तो आप फिक्स्ड पार्टनरशिप को क्या पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर सकते हो, यस कर सकते हैं। जैसे ही हमारा ड्यूरेशन एंड होता है, अगर आप चाहो तो उस टाइम आप अपने एग्रीमेंट में चेंज करके पार्टनरशिप एट विल पे आ सकते हो। क्लियर है, ये हो गया ड्यूरेशन के हिसाब से 2 तरीके की पार्टनरशिप। और पर्पस के हिसाब से आपकी 2 तरीके की कौन सी होंगी, जर्नल और पर्टिकुलर। पर्पस का मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म किस उद्देश्य के लिए बनी है। मैम कैसी बातें कर रहे हो, आपने शुरू से ही बताया था कि प्रॉफिट के उद्देश्य से, यही बताया था ना, ठीक है, मान लिया प्रॉफिट के उद्देश्य से, लेकिन प्रॉफिट के उद्देश्य से तो बनी है, लेकिन 2 तरीके की पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होगा, आपने किराने की दुकान खोली, 3 लोग पार्टनरशिप में किराने की दुकान खोली, आपका जनरल पर्पस है ना सामान बेचना, खरीदना और उससे प्रॉफिट कमाना, ये हो गई जनरल पार्टनरशिप। अब आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, किराने का, कपड़े का, दूध का, कुछ भी, मतलब बिजनेस स्टार्टअप आप कर सकते हो। लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर पर्पस होता है। जैसे हमने कोई जमीन ली थी पार्टनरशिप में इकट्ठे, हमारा पर्पस क्या है, अब उसको उस जमीन पर एक फैक्ट्री बनाना, उस जमीन पर एक फैक्ट्री बनाना, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेना, ठीक है।
अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्या किया, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया और उसमें क्या लिखा कि जब तक ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा फैक्ट्री बनाने का, ओनली हम तभी तक ही पार्टनर हैं। जैसे ही वो फैक्ट्री कंप्लीट हो जाएगी हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उठाया आपने कि ये प्रोजेक्ट जितने टाइम तक चलेगा तब तक पार्टनरशिप है, जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हुआ पार्टनरशिप ओवर। तो समझ में आई जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप? ठीक है, ये आपकी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनाई हुई पार्टनरशिप होती है। अब एक बात सुनना, आपने कहा मैम एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, साथ ही साथ हम क्या दूसरा प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं? यस, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर चल रहा है, वहां पर आपने पार्टनरशिप ज्वाइन की हुई है, तो आप साथ ही साथ अपना दूसरा प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो। अब आपकी पार्टनरशिप उसकी अलग चलेगी और उसकी अलग चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो कितने भी प्रोजेक्ट के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट पार्टनरशिप ओवर। और जर्नल आपकी क्या है, वो चलती ही रहेगी, अब चाहे वो फिक्स वाली हो चाहे वो एट विल वाली। क्लियर है कि चारों तरह की पार्टनरशिप में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इसको रीड कर लेना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो है पार्टनरशिप डीड का। हम बड़ी देर से बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट होना चाहिए, डीड होनी चाहिए, है ना? अब एक बात बताओ, डीड में लिखोगे क्या? मुझे कल तुमने बहुत सारी चीजें बताई थी मैम, हम ब्याज का रेट लिखेंगे, है ना, कितना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, और क्या लिखोगे? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका, हाँ वेरी गुड, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, वो भी आपका डीड में लिखा जाता है। भाई कौन कौन लोग पार्टनर है, कहाँ के रहने वाले हैं, वो सब लिखा जाता है। फर्म का नाम, भाई किस नाम के तहत तुम काम कर रहे हो, है ना? फर्म का बिजनेस, किस चीज का बिजनेस है, मतलब उसका पूरा ब्यौरा आपको कहाँ पर लिखना है? डीड में। कभी कोई ये गूगल करना, किसी की भी डीड पढ़ के देखना, मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे पर्पल वो एग्जांपल से। गूगल पे अगर आप डालोगे पार्टनरशिप डीड किसी भी कंपनी की, कंपनी कह रही हो, किसी भी फर्म की पार्टनरशिप डीड आप देख सकते हो। हाँ, फॉर्मेट देखना क्या क्या चीजें उन्होंने लिख रखी होती है, वो यही मिलेगी आपको। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, नेम्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेचर एंड प्लेस, क्या बिजनेस है और कहाँ पर सिचुएटेड है, वो भी लिखना है आपको। कब आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन, अगर आपकी फिक्स ड्यूरेशन वाली है तो आपको ड्यूरेशन वहां पर लिखनी है कि कितने टाइम के लिए बनी है। कितना कितना पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं इनिशियली, बाद में भी डालते रहते हैं वो, लेकिन इनिशियली कितनी कैपिटल लेके आए हैं वो भी आप लिखोगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखोगे। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, यहाँ पर एडमिशन और रिटायरमेंट की जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सब आप लिखोगे। भाई एडमिशन के टाइम पे हम आपको क्या क्या, भाई आपको क्या क्या लाना है, और रिटायरमेंट के टाइम पे हम आपको फर्म से क्या क्या देंगे, ठीक है, ये सब चीजें। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग एंड लोन, तीनों एक ही बार में इन्होंने लिख दिए। अच्छा, जब हमारी फर्म डिसॉल्व होगी तो हमारा अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे होगी ये भी एडवांस में लिख दो, भाई कल को बाद में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर सैलरी कमीशन अगर किसी पार्टनर को देनी है उसके लिए भी अभी टर्म्स लिख दो, भाई आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसके लिए सैलरी आपको मिलेगी। प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, ब्रीच का मतलब तोड़ना, है ना, अगर आपने कोई भी अपनी ड्यूटी को तोड़ा तो उसके लिए आपको एक पनिशमेंट भी दी जा सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई ज्यादा बड़ा कांड कर दिया हो, अपराध कर दिया हो, तो हम आपको अपनी फर्म से बाहर भी निकाल सकते हैं। मंजूर है तो साइन करो, नहीं मंजूर तो आप हमारे पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अच्छा, क्या ये एक यही लिस्ट है, एक्सक्लूसिव है? नहीं, ये इंक्लूसिव लिस्ट है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, भाई इसमें कुछ और आइटम्स भी ऐड हो सकते हैं आपकी जरूरत अनुसार, है ना, ये एलिमेंट्स आपके होने चाहिए, ठीक है, कुछ भी आप इसमें और ऐड कर सकते हो। अच्छा, डिलीट भी कर सकते हो, अगर इसमें से आपको कोई कुछ लगता है कि हमको नहीं लिखना तो आप वो भी कर सकते हो, यानी कि फ्लेक्सिबल लिस्ट है ना, ये कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि आपको ये पॉइंट करने ही करने हैं, आप ऐड भी कर सकते हो और कुछ डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, यहाँ तक हो गया हमारा खत्म। अब हम करेंगे डिफरेंसेस।
डिफरेंसेस अच्छे लगते हैं आपको करने? वरना हमारी किस्मत ऐसी है कि कभी पेपर में आते नहीं है, बहुत रेयर आ जाते हैं। यहाँ मैं बच्चों को टेस्ट में दिया करती थी, जिस दिन टेस्ट होता था ना पार्टनरशिप का, ये बच्चे डिफरेंस ही याद करके आते थे, जैसे पूरा पेपर डिफरेंस से आना। पी के आ जाते थे, ऐसा ही था ना कि जैसे वो 12th में सिखाया जाता था ना डिफरेंसेस होंगे, सॉरी रट के जाते थे। जितने भी हो जाए बस आए तो हम फटाफट पूरे नंबर हम ही ले लें। 40% तो आ ही जाता था। चलो अच्छा, तुम्हें कभी ऐसा ये लगता है कि 12th तक जो बच्चे अपना वो क्या कहते हैं एम बनाते हैं कि हमें 80%, 90%, 95 प्लस चाहिए मुझे, तो कहते हैं ना, फिर वो सीए में आके बेचारे 50 पे क्यों रुक जाते हैं? ऐसा क्यों है? हम लालच नहीं करते ना, हम फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं वो। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा, मतलब वो ऐड ऑन होते जाएंगे, दमदमाते है ना? क्यों होता है ऐसा? उसका लेवल देख के ना, 12th तक तो आ भी जाते थे, इसलिए हम एम भी सेट करते थे कि हाँ हमारे इतने आएंगे, लेकिन यहाँ पर बस पास हो जाए, है ना, बस ये लेवल निकल जाए, आगे तुम देख लेंगे, फिर वो आगे वाला लेवल आता है, बस ये निकल जाए। सीए फाइनल में तुमने बहुत मेहनत करनी है, बस जी तोड़ लगे रहेंगे, कुछ भी देखेंगे इधर उधर, फिर जब सीए फाइनल भी आ जाती है ना। चलो माफ कर दिया नहीं मैं अभी नहीं, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है मुझे ब्रेक लेने की। चेयर चेंज करवा दो बस। चेयर चेंज करवा दूं? हाँ। क्या प्रॉब्लम हुई इस चेयर में? बता नहीं सकता मैं, आप समझ जाओ। कंफर्टेबल नहीं है ये चेयर? तो मतलब ये चेयर से नहीं है या तुम्हारी वाली नहीं है? ये चेयर से दिक्कत है। अपनी कह रहे हैं, अपनी नहीं, सारी है। सारी चेयर ऐसी है। फिर एक ही ऑप्शन बचता है, इस चेयर पे बैठ सकता है। ऑफिस वाले सर से परमिशन लेके, क्योंकि यहाँ पे फाइन लग जाता है ना? प्रवेशिका ने बताया नहीं अभी तक, सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता देना, हर एक चीज को छूने पे भी फाइन है यहाँ पर, हर एक चीज को छूने पे फाइन है यहाँ पर। देख लिया होगा मैं, वो YouTube पे बहुत फेमस हो गई वो वीडियो। आधे रिवार्ड तक देख ली। मतलब सर कुछ भी रखते हैं ना यहाँ पर, तो ऊपर लिख देते हैं इसको टच किया तो 100 रुपए का फाइन, है ना? वहां नहीं दिख रहा। और बच्चे भी ऐसे जहाँ लिखा होता है ना, एक बार उसको छू के तो जरूर देखते हैं कि कुछ लगता है क्या ऐसा करंट मैंने पे लिखा नहीं था, हमें क्या पता घुमाने से 100 रुपए ले लेंगे। अच्छा, ये टर्म नहीं लिखी थी, ऊपर नहीं दिख रहा। ये बच्चे क्या करते हैं, हमें देख ना पाए इसलिए उसका मुंह ऊपर कर देते हैं। वो सर को दिख के आता है। सर की बोतल गुम हो गई थी, वो गर्म पानी वाली, इसलिए सर ने देखा था, नहीं देखते। अच्छा, पता नहीं कौन ले गया। यहाँ पर एक बार घमासान युद्ध भी हो गया था, उसको भी सर ने फिर कैमरे से डिटेक्ट किया कि कौन लोग थे वो। एक पीछे वाला कैमरा आगे लगवा दिया सर ने। हाँ, पीछे वाले से पहले पीछे। हाँ, दिखाई नहीं दे रहे थे कि पीछे कांड करने वाले लोग, इसलिए यहाँ लगा ताकि सब कुछ दिखाई दे, कौन किसको पहले क्या उस कहते दिन हैं। हम लकीली हम सबसे आगे बैठे थे। हाँ, किस्मत थी हमारी, हम आ ही नहीं रहे थे कैमरे बच से। गए। चलो फिर बताएंगे कभी कहानियां। चेयर पे भी फाइन है मैम। चेयर तोड़ दी तो फाइन है। थोड़ी थी। अब ऐसा हो जाता था, लेकिन ना बच्चे बड़े चालाक थे। जैसे हमारा जो फर्स्ट बैच था, उस पे क्या हुआ था कि एक बच्चा एक बार बैठा था यहाँ पे चेयर पे, वो बेचारा पता नहीं कैसे ही टूट गई वो, कि एकदम उस पे वेट आया और वो नीचे गिर गया था। लेकिन इनको अपने गिरने का कुछ वो नहीं है, इनको ये था कि सर हमें कहेंगे कि चेयर क्यों तोड़ दी। इन्होंने वो चेयर जाके छुपा दी पिछले रूम में, और वहां से एक नई चेयर लाके यहाँ पे रख दी। भाई काउंटिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और हमारा काम भी हो जाना चाहिए, ऐसे करते थे बच्चे। उस टाइम सर को भी नहीं पता लगता था, अब सब निगरानी रखने लग गई है, नहीं? चलो हाँ जी, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में अच्छा जितने डिफरेंस आप लोग सोच सकते हो, पहले आप मुझे वो बता दो। हाँ, कंपनी को
कुछ याद आ रही है? पहले ये बताओ। X कंपनी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कुछ याद आ रही है? बिजनेस में डेफिनेशन से याद करवाई जाती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप की, फिर पार्टनरशिप की, फिर कंपनी की, याद आ रही है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हुआ करती थी जिसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी, परपेचुअल सक्सेशन होता था, कॉमन सीट होती थी, ये सब था। चलो अब इसी नाम पे डिफरेंसेस बता दो। एक तो मैंने अभी बताया था, रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है ना? तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका ऑप्शनल है और यहाँ पर हमारा कंपलसरी है, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है ना? कंपनी बनती ही तभी है जब सबसे पहले उसके रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं, ठीक है? ये आरओसी का काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे वहाँ पे आप करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि जो हम पढ़ के आ रहे हैं अब हम वो कर भी रहे हैं, सच में ये चीजें थी, हमको पागल नहीं बनाया जाता था। अभी कई बच्चों को ना ऐसा लगता है कि हमें ये क्यों याद करना पड़ रहा है, मतलब हमें क्या करना है इस चीज का, लेकिन आर्टिकलशिप में जब जाओगे वहां पे करना पड़ेगा, तब तुम्हें याद आएंगी कि हाँ ये बातें हमने पढ़ रखी है। चलो हाँ जी, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है? कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती थी, मतलब आपने सुना है कि कंपनीज बहुत पुरानी पुरानी भी अभी तक चल रही हैं 1950 से, तो क्या वो मेंबर कितने साल के हो चुके होंगे? अगर मान लो जिन्होंने कंपनी 1950 में स्टार्टअप की होगी, 20-25 साल में तो स्टार्ट भी की होगी, मान लो 20 साल में भी स्टार्ट कर दी थी उसने, तो क्या आज उसकी एज इतनी होगी? काउंट करना जरा ईयर्स, 70 और 20 90 साल। 90 साल है आजकल किसी की उम्र? पुराने वाले लोग जी रहे हो तो पता नहीं, लेकिन आजकल तो नहीं है ना? तो सोचो जिसने वो कंपनी 1950s में स्टार्ट की थी या उससे भी पुरानी जो कंपनीज हैं, क्या उनके जो मेंबर्स थे वो अभी तक जिंदा हैं? नहीं, वो मेंबर्स मर भी चुके होंगे तो भी कंपनी चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्यों? क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है, उसको उसके मेंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मेंबर्स आए जाए जिए मरे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी खुद की एग्जिस्टेंस है, वो खुद खड़ी है अपने नाम पे, है ना? ये नहीं है कि मेंबर्स हैं तो कंपनी है, मेंबर्स नहीं है तो कंपनी भी नहीं है, ठीक है? मान लो एक पब्लिक कंपनी थी जिसमें मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? 7। उसके 7 के 7 मेंबर्स कहीं घूमने गए हुए थे और वहां पर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, सारे मेंबर्स खत्म। बताओ कंपनी भी खत्म? नहीं भाई, और आ जाएंगे उसको टेक ओवर करने, और लोग आ जाएंगे, उसके मेंबर्स और बन सकते हैं, ऐसा है ना? तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके मेंबर्स जिए मरे, ऐड ऑन हुए कम हुए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी खुद की एक एंटिटी है, खुद की एक एग्जिस्टेंस है। लेकिन एक यही बात अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के साथ करूं, 3 पार्टनर थे, तीनों की डेथ हो गई, पार्टनरशिप फर्म रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। एक तरीके से जो 3 पार्टनर का एग्रीमेंट था वो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि जब वो पार्टनर्स ही नहीं रहे तो पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट की क्या रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस नहीं। इसीलिए कहते हैं पार्टनरशिप फर्म तब तक है जब तक उसके पार्टनर है। अगर उसके सारे के सारे पार्टनर एक ही बारी में खत्म हो जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो जाती है। अरे बात समझ? तो यानी कि इसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस अपनी नहीं है, ये सिर्फ दूसरों के नाम से ही जिंदा है, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो, एजेंसी का रिलेशनशिप बताओगे कहां पर है और कहां पर नहीं है? एजेंसी का रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि मेरे काम से दूसरा पर्सन बाउंड होगा, ऐसा रिलेशन यहाँ पे तो है कि एक पार्टनर जो काम करता है उसके काम की वजह से सारे पार्टनर्स बाउंड होते हैं। लेकिन क्या कंपनी में ऐसा है? भाई एक मेंबर जाके कंपनी के नाम पे लोन लेके आ गया, कंपनी के नाम पे नहीं, मेंबर गया और लोन लेके आ गया, क्या सारे मेंबर्स को मिलकर वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी? नहीं। अगर आप कंपनी के नाम से लाते हो तो वो लायबिलिटी कंपनी की है, मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं है। मेंबर सिर्फ कंपनी के बिहाफ पर
काम कर रहे हैं, और कंपनी अपनी लायबिलिटी कैसे चुकाएगी? अपनी एसेट को बेचकर। आ रही बात समझ? चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कहां पर होता है? पार्टनरशिप में। अच्छा, मस्त वाली कंडीशन देखना, कहां पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है? पार्टनरशिप में। क्या कंपनी में जरूरी है? क्या जरूरी है कंपनी अपने मेंबर्स को प्रॉफिट्स का हिस्सा दे? बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो डिविडेंड नहीं देती, क्योंकि वहां पर कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई जो कमाया वो अपने मेंबर्स को देना ही देना है। वो कंपनी जिसका मन करे, जो खुश हो अपने मेंबर्स को देने के लिए, वो डिविडेंड दे सकती है, और अगर उसकी मर्जी आए तो वो डिविडेंड नहीं भी दे सकती। ठीक है ना? एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी। अब मुझे लायबिलिटी बताना जरा, कौन सी जगह पर आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है? पार्टनरशिप फर्म। कैसे? अब देखो, पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर लोन लेने वाले लोग कौन है? पार्टनर्स। ए लोन लेने गया है तो उसके लिए तीनों लायबल है, ठीक है? अब रीपेमेंट के लिए मान लो पैसे नहीं है, तो आपको अपना घर बेच के चाहे लाने पड़े, लेकिन आपको थर्ड पार्टी की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमारी लायबिलिटी रहती है वो रहती है अनलिमिटेड, कहीं से भी पैसा लाओ चुकाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में लायबिलिटी मेंबर्स की कैसी रहती है? जितना पैसा लगाया यानी कि जितने के मैंने शेयर्स खरीदे हैं, कहने का मतलब मैंने कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे, 100 रुपए का एक शेयर था, तो मैं कंपनी को सिर्फ 1 लाख रुपए देने के लिए ही लायबल हूं, उससे ऊपर मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगी, चाहे आपके ऊपर करोड़ों का ही कर्जा क्यों ना हो जाए। ठीक है? तो कंपनी के पास जितने पैसे हैं उतना ही वो, मतलब उसकी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की जाएगी? देखो, बैंक कंपनी को लोन कैसे देगा? सबसे पहले वो बैलेंस शीट मांगता है बैंक क्या चेक करेगा कि मेरा लोन चुकाने के लिए क्या इसके पास एसेट्स हैं, तभी तो वो लोन देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लोन की रीपेमेंट किससे लेनी है? कंपनी से। अगर कंपनी मना कर गई तो क्या वो मेंबर से मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। ठीक है? तो इसीलिए वो कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करके ही लोन प्रोवाइड करते हैं। भाई इसके पास सफिशिएंट एसेट्स अगर हैं तभी मैं इसको लोन दूं, अगर इसके पास एसेट्स नहीं है तो हम इसको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी देखो लोन की लायबिलिटी कहां से पे करेगी? एसेट से ही तो पे करेगी। तो अगर एसेट्स होंगी तो लायबिलिटी चुका देगी, नहीं होगी तो नहीं चुकाएगी। ठीक है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब जो आपके बिजनेस में जितने भी तरीके की चीजें पड़ी हैं, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? आपके पास जितने भी तरीके की एसेट्स पड़ी है, संपत्ति है जो आपकी। अब पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स लाने वाले लोग कौन होते हैं? पार्टनर्स। ठीक है? अब जब पार्टनरशिप फर्म खत्म होगी तो क्या वो एसेट्स उठा के ले जा सकते हैं? मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, कि भाई ये एसेट इतनी वैल्यू की है तो हम तीनों को इसका हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब एसेट्स लेकर वही आए थे तो लेकर भी वही जाएंगे, फर्म में लाए थे तो लेकर भी वही जाएंगे। लेकिन कंपनी में जो एसेट्स या प्रॉपर्टी खरीदी जाती हैं वो किसके नाम पे खरीदी जाती है? कंपनी के नाम पे। अब जब कंपनी बंद होती है तो क्या वो एसेट्स मेंबर्स को बांट दी जाती है? भाई कंपनी की एसेट्स है, कंपनी की ही रहेंगी, और कंपनी की लायबिलिटी उन एसेट्स में से ही पे होगी, उसमें से आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है? तो प्रॉपर्टी यहाँ पर फर्म में पार्टनर्स की रहती है, लेकिन वहां पर कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की ही रहेगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अपनी हिस्सेदारी को बेचना। क्या पार्टनरशिप फर्म में अपना हिस्सा बेच सकते हो किसी को? नहीं बेच सकते। बेच सकते हम मतलब परमिशन से ना। बेचने का मतलब, मेरी बात सुनो, जैसे ABC 3 पार्टनर थे, अब C बोर हो गया था FB के साथ काम करके, या समझ लो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया था और किससे काम नहीं होता था, तो C ने कहा कि मैं अपना हिस्सा, मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है? मतलब मैं वहां से रिटायरमेंट लेके मैं अपने बेटे को यहाँ पर भेजूंगा। तो उसने क्या किया, जितना भी उसका पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा था वो किसको बेच दिया? उसने अपने बेटे को। अब नया पार्टनर कौन बन गया? बेटा बन गया। तो आप ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन इसमें कौन राजी होने चाहिए? बाकी के 2 पार्टनर्स। समझ रहे हो? अगर वो हाँ करते हैं तो आप अपना हिस्सा उसको बेच सकते हो अपने बेटे को। क्लियर है? और कंपनी में फ्री ट्रांसफर कर सकते, यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। पब्लिक में कर सकते।
प्राइवेट में, पब्लिक में आप फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स, लेकिन प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी होती है देखो लिमिटेड मेंबर्स वाली, तो लिमिटेड मेंबर्स में अगर आपको अपना शेयर बेचना है तो आपको पहले कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन पब्लिक कंपनी होती है बहुत सारे मेंबर्स वाली, अब जैसे 2 लोग शेयर होल्डर हैं, ठीक है, अब हर एक शेयर होल्डर क्या कंपनी से परमिशन लेने आएगा कि भाई मेरे पास 100 शेयर्स में बेच दूं? आराम से बेच सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल होता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म को कौन मैनेज करता है? उसके पार्टनर्स, ठीक है। सारे पार्टनर्स के पास राइट होता है, एक अधिकार होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में एंगेज हो सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास अधिकार है। सबको सोचने का अधिकार दिया जाता है, सबको पार्टिसिपेट करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन कंपनी में सुनना जरा, ये जो अपनी टाटा कंपनी है इसके कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, है ना, गिनती भी नहीं होगी कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, है ना। अब इतने सारे शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं कंपनी के? मेंबर्स। ओनर भी कहते हैं हम तो, शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। मैंने टाटा कंपनी का 1 शेयर ले लिया, मैं उसकी मालिक हूँ, बोलते हैं ना ऐसे। 1 शेयर लेके भी हम अपने आप को क्या कहते हैं? मालिक हैं। तो क्या आप वहां पर कंपनी का डिसीजन ले सकते हो? नहीं ना। तो डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ किसके पास होती है? जो वहां के कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। भले ही आप उस कंपनी में मेंबर हो, लेकिन पूरी की पूरी मैनेजमेंट आपके हाथ में नहीं होती। आप सिर्फ मेंबर हो, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर है? रजिस्ट्रेशन हो गया। वाइंडिंग अप, फर्म का वाइंडिंग अप कब होता है? जब पार्टनर की इच्छा हो जाए। भाई पार्टनरशिप फर्म से जब मन भर जाए तो वाइंडिंग अप कर दो। भाई मेरा बिजनेस चलाने का मन है, चलाते रहो, जिस दिन बंद करने का मन करे तो वाइंड अप कर दो, ठीक है। लेकिन कंपनी में क्या करना पड़ता है? जब कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, लॉ कहती है, तब बंद होती है। या तो आपने कोई गलत काम कर दिया जिसकी वजह से रजिस्ट्रार आपका नाम कट कर दे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका कैंसिल कर दे। मतलब हम लोग रजिस्टर में अपना नाम लिखवा के आते हैं कंपनी का कि हमारी कंपनी इस नाम से है, और अगर हमने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर दी तो रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर से हमारा नाम क्या कर देता है? स्ट्रक ऑफ कर देता है। तो यानी कि तभी हमारा केवल वाइंडिंग अप हो सकता है। और कोई तरीका है वाइंडिंग अप होने का? यानी कि रजिस्ट्रार या स्ट्रक ऑफ कर दे, या ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन दे दे कि इस कंपनी को बंद किया जाए, केवल तभी हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबरशिप, ये तो आपको पता है। पार्टनरशिप फर्म में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज है। वहां पर प्राइवेट कंपनी के लिए 2, है ना, मिनिमम, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब पार्टनरशिप फर्म कितने टाइम तक एग्जिस्ट करती है, कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करती है। रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब अगर मान लो सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो आपकी फर्म भी क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। भाई पार्टनर्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है किसी का लोन चुकाने की, फर्म को चला के क्या करोगे? फर्म को बंद कर दो। लेकिन कंपनी में, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुइटी वर्ड सुना आपने? परपेचुइटी, अगर ये सिंबल देखा आपने, इन्फिनिटी का मतलब जहां तक कोई गिनती नहीं होती, चलते ही जाओ, है ना। तो परपेचुइटी होती है इन्फिनिटी, यानी कि परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट पीरियड तक। तो कंपनी क्या परपेचुअल सक्सेशन होता है, वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलती ही रहती है, ठीक है। उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है एग्जिस्टेंस की, एक बार वो बन गई तो वो चलती ही रहेगी। समझ में आया? क्लियर है डिफरेंस? किसी को कोई डाउट? ट्रांसफर ऑफ शेयर समझा दें कंपनी का। देखो कंपनी में क्या होता है, मैं कंपनी के शेयर्स होल्ड करती हूँ, है ना। मेरा मन नहीं है क्योंकि कंपनी ना कई टाइम से लॉस में जा रही है, उसके लॉस में जाने की वजह से मेरा भी तो हिस्सा लॉस में जाता है एक तरीके से। मतलब अगर प्रॉफिट कमाए कंपनी तो डिविडेंड भी देती है,
हमारे पास भी अर्निंग आती है। अब ऐसे तो मैंने शेयर्स खरीद के पैसा वहां पे लगा के छोड़ दिया और मेरा पैसा तो बर्बाद ही हो रहा है वहां पर, ठीक है। तो मेरा मन है कि मैं अपने शेयर्स को किसी को बेच दूं, ठीक है। दूसरा कोई पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि ये कंपनी आज तो लॉस में है लेकिन इन फ्यूचर आने वाले पीरियड में बहुत अच्छा ग्रो करेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शेयर्स बेचे। वो बंदा इंटरेस्टेड था खरीदने में, तो मैंने अपने शेयर्स को उसको बेच दिया। अब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी होती है थोड़े मेंबर्स वाली, ठीक है। वो जल्दी से अलाउ नहीं करती कि आप अपने शेयर्स एक दूसरे को बेचो। आप बेच तो सकते हो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, लेकिन उसके लिए पहले आपको कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है। आप एक फॉर्म फिल करेंगे, वहां पर परमिशन के लिए होता है कि वो कंपनी आपको अलाउ करेगी कि ऐसा आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं, तब आपके बिक जाएंगे। लेकिन वही बात अगर मैं करूं किसकी, पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। वहां पर आपका अनरेस्ट्रिक्टेड रहता है ट्रांसफर करना, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको शेयर्स बेचने हैं आप इजीली दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, आपने ये सेबी सुना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। पब्लिक कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कई बार करवा लेती है सेबी के पास, है ना। स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसने। अब जब स्टॉक एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वहां पर तो शेयर्स में डील करना और भी आसान, वहां तो कंपनी की कोई नहीं रहती, कंपनी से पूछना ही नहीं होता। किसी ने डील किया है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा। अब स्टॉक एक्सचेंज में मान लो किसी कंपनी के शेयर्स, हम तो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं, बेच भी रहे हैं खरीद भी रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है, आप जिसको बेच रहे हो वो बंदा दिख रहा है आपको? नहीं, सिर्फ आपके शेयर्स बिक रहे हैं, कोई तो खरीद ही रहा है उसको, ठीक है। अगर आप खरीद रहे हो तो आपको क्या सेलर दिख रहा है जिससे आप खरीद रहे हो? नहीं, है ना। तो आपके स्टॉक एक्सचेंज पे इजीली जैसे ट्रांसफर होते हैं वैसे ही पब्लिक कंपनी के शेयर्स भी अनरेस्ट्रिक्टेडली आपके ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। चलो, और कोई डाउट नहीं है ना? पढ़ने के बाद आ सकते हैं, ठीक है। तो घर से रीड करोगे तो आ जाएंगे, डाउट भी आ जाएंगे और समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट डिफरेंस इज, बोर तो नहीं हो रहे? प्रवेशिका को छोड़कर बाकी सब बोर तो नहीं हो रहे? अरे पूछो, मैं सच बोल रहे हैं जो बता दो भाई। स्कूल में तो आदत थी ना इतना सब पढ़ने की। एक साल हो गया, 45 मिनट की होती 45 मिनट के होते थे। 5 मिनट तो ऐसे ही होता है। फिर अकाउंट्स के 2 लेक्चर नहीं लगा देते थे वो लोग? गैप हो जाता था। अच्छा, अब यहाँ पर 2 घंटे से एक टीचर पकाए, है ना। अच्छा देखो, यहाँ से ना दिक्कत हो रही है, यहाँ से ना तुम्हारी आदत बन रही है ना। यहाँ से आदत बन रही है 2 घंटे क्लास लेने की। देखो अभी तो तुम यहाँ पर फाउंडेशन में हो, ठीक है। इंटर में भी 2-2 घंटे की क्लासेस से काम चल जाएगा, लेकिन फाइनल लेवल पे ना क्लासेस की ड्यूरेशन थोड़ी और बढ़ जाती है, 3-3 घंटे। इंटर में भी 2 घंटे कम पड़ जाते हैं कई बार, तो 3-3 घंटे की क्लासेस लेना, 4-4 हमने 4-4 घंटे की भी अटेंड की है। तो सोच के देखो ना, स्टैमिना तो बनाना पड़ेगा ना अपना खुद कि कैसे हमें पढ़ना है। और अभी तो ये समझ लो डेमो चल रहा है आप लोगों का, है ना। तो यहाँ तो अपना चल जाएगा मस्ती, लेकिन आगे वाली क्लासेस में प्रेशर देना भी तो ठीक नहीं है ना। फिर डेमो में मैं तुम्हें कह दूं कि हाँ तुम्हारी बात मान लेती हूँ कि तुमने कहा थक गए मैम, ठीक है भाई तुम थक गए तो छोड़ देते हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो 2-3 महीने हैं फिर वो एकदम इकट्ठा हो जाता है ना सब कुछ। तो करा दूं? डिफरेंसेस आसान है, मैं इसलिए लेके चल रही थी आगे। अच्छा, एक और कर लो बस, ठीक है, और नहीं कराऊंगी। पार्टनरशिप और क्लब के बीच में डिफरेंस। क्लब के बारे में सुना है? ये वो क्लब नहीं है ना। नॉर्मली क्लब क्या है? एनपीओ है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर उसके जो मेंबर्स हैं उनसे पैसा कलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो फिर वो पैसा जो इकट्ठा किया है वो आप किस पे इन्वेस्ट करोगे? स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे, है ना। वहीं क्लब में स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे वो पैसा लगाओगे।
तो ये होता है हमारे क्लब का पर्पस कि मेंबर से ही पैसा कलेक्ट करना और उनको उन्हीं पर ही खर्च कर देना। यहाँ पर आपका कोई प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं होता। तो डिफरेंस तो आराम से दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में सबसे पहला पर्पस ही प्रॉफिट का होता है, वहां पर नहीं होता। तो सबसे पहले उन्होंने डेफिनेशन लिखी है। वो डेफिनेशन भी क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन तो वही सिंपल, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। यहाँ भी एसोसिएशन होती है, ग्रुप होता है, समूह होता है किसका? पर्सन्स का। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट होता है, बल्कि कुछ सोशल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए क्लब बनाए जाते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो आपका सोशल पर्पस। कोई हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए क्लब खोलता है ना, वहां पर योगा क्लासेस चल रही है या कुछ भी ऐसा चल रहा है। ठीक है, रिक्रिएशन फॉर द मेंबर्स, मतलब आपकी कोई भी ऐसा सोशल पर्पस हो सकता है जिसके लिए आप क्लब जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हो। अब यहाँ रिलेशनशिप बताना मुझे। पार्टनरशिप में रिलेशन कैसा होता है पार्टनर के बीच में? जब भी मैं रिलेशन की बात करूं तो इसी पे आ जाना। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, यानी कि एक के काम से दूसरा बंदा बाउंड होता है। लेकिन क्या क्लब में ऐसा होगा? नहीं। एक मेंबर ने कोई काम किया तो क्या लायबिलिटी दूसरे मेंबर पर आएगी? नहीं। वहां प्रिंसिपल एजेंट का कोई रिलेशन नहीं होता। और यहाँ पर हम पर्सन, जो लोग पार्टनर बनते हैं उनको हम पर्सन जो ज्वाइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं। किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म में। लेकिन जो क्लब में पर्संस का ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अ मेंबर ऑफ अ क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स, दूसरे मेंबर का एजेंट नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ भी काम कर रहा है उसके लिए वो क्लब को लायबल ठहराएगा, दूसरे मेंबर को लायबल नहीं ठहरा सकता। तीसरी बात, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। पार्टनर हैज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जो मैंने अभी आपको बताया। फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर्स लेकर आए थे, डिसोल्यूशन के टाइम में पार्टनर्स ही लेकर जाएंगे, तो वो प्रॉपर्टी पार्टनर्स की ही होती है। लेकिन क्लब की प्रॉपर्टी क्या मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती है? नहीं, है ना। स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पर बहुत सारे आपके स्पोर्ट्स के वो इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, क्या घर उठा के ले जाओगे? नहीं ना, नहीं। तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ क्लब की है, वो मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। डिसोल्यूशन, पार्टनर्स में चेंज होने से उसके एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। जैसे सारे पार्टनर मान लो डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस भी नहीं रहती, है ना, खत्म हो जाती है। तो चेंज इन पार्टनर्स ऑफ द फर्म अफेक्ट इज एट एग्जिस्टेंस। मैंने 3 का एग्जांपल लिया, अगर मान लो 2 का ले लेती हूँ कि 2 पार्टनर्स की डेथ हो गई, एक अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब एग्रीमेंट तो चेंज होगा ना, भाई दोनों का नाम कटवाना पड़ेगा और कोई और पार्टनर आएगा तो उसका नाम ऐड करवाना पड़ेगा, तो यानी कि एग्रीमेंट पे इफेक्ट पड़ा। लेकिन क्लब में अगर कोई मेंबर चेंज होता है तो क्लब की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। इसको ट्रीट करो कंपनी की तरह, जैसे मेंबर्स के आने जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही क्लब में मेंबर्स के आने जाने से क्लब को कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? ये डिफरेंस क्लियर है? चलो आज की एक बार रिवीजन हो जाए, क्या क्या पढ़ा आज हमने? हाँ जी, सबसे पहले हमने पढ़ा है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में हमने 3 एलिमेंट्स पढ़े, वो कौन कौन से थे? सबसे पहला एग्रीमेंट, सेकंड वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड थर्ड वन इज एजेंसी। ये तीनों पॉइंट आपको आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 पार्टनरशिप थी, कौन कौन सी? फिक्स्ड पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद आपका ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस 2 तरीके की पार्टनरशिप, पहली जनरल, दूसरी पर्टिकुलर। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल प्रोजेक्ट जनरल आपकी एक्टिविटी के लिए जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन को राइट डाउन कर सकते हैं। कुछ लिस्ट हमको प्रोवाइड की गई थी, उसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिफरेंस किसके बीच में? पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। और उसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा था पार्टनरशिप और क्लब के बीच में। दोनों डिफरेंस भी और ट्रू टेस्ट भी सब कुछ आपको एक बार रीड कर लेना है। डाउट आएंगे मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज समझ में आ जाएगा। ठीक है।